हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय एक्सटेंशन एजुकेशन का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण वातावरण या शिक्षण सोपान क्या है, जिसे दोस्तों टीचिंग इसके स्टेप कहते हैं। टीचिंग स्टेप मतलब दोस्तों पढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए, पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक को शिक्षक वातावरण बनाने के लिए कुछ परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं जो निम्नलिखित हैं। शिक्षक दोस्तों जो होता है उसको पढ़ाने के लिए कुछ परिस्थिति बनानी पड़ती है, कुछ माहौल बनाना पड़ता है जो निम्नलिखित है। पहले दोस्तों, शिक्षण के बिंदु इस प्रकार हो कि सीखने वाला उसे आसानी से ग्रहण कर सके। मतलब दोस्तों कहने का यह है कि शिक्षक जो पढ़ाने वाला हो वह ऐसा चीज़ पढ़ाने वाला हो जो उसको पढ़ने वाला हो वह आसानी से समझ सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक पढ़ाया जाने वाला बिंदु पिछले बिंदु पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक पढ़ाया जाने वाला बिंदु दोस्तों, जैसे मैंने आज आप लोगों को 10 तक पढ़ा याद करवाया, तो उसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को 11 पढ़ा याद कराऊँ। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाया जाने वाला बिंदु पिछले बिंदु पर आधारित होना चाहिए। अगला, शिक्षण को पढ़ाते समय उस विषय को पढ़ाना चाहिए जिसका उसका व्यवहारिक संबंध हो। शिक्षण को पढ़ाते समय उस विषय को पढ़ाना चाहिए जिससे उसका व्यवहारिक संबंध हो। कहने का मतलब दोस्तों, जो मैथ का टीचर वो मैथ का पढ़ाए, जो फिजिक्स का टीचर वो फिजिक्स पढ़ाए, जो केमिस्ट्री का टीचर वो केमिस्ट्री पढ़ाए। तो यही कहने का मतलब यहाँ पर है, शिक्षण को पढ़ाते समय उस विषय को पढ़ाना चाहिए जिससे उसका व्यवहारिक संबंध हो। आगे देखते हैं, शिक्षक को एक समय में एक ही विषय पढ़ाना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक विषय पढ़ाते रहेंगे उसी में दूसरे विषय को बताने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या गया कि शिक्षक को एक समय में एक ही विषय पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं, शिक्षण जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ जुड़ा हो जिससे कि उसका क्रियान्वयन किया जा सके। शिक्षण कार्य किया जाए वह केवल समूह के अनुरूप ही किया जा सके। तो दोस्तों चलो फिर से वाला पॉइंट देखिएगा, शिक्षण जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ जुड़ा हो जिससे उसका क्रियान्वयन किया जा सके। मतलब दोस्तों पढ़ाने के सभी परिस्थिति से वह जुड़ा हो। इसके बाद अगला पॉइंट, जिस किसी भी बिंदु पर शिक्षण कार्य किया जाए वह केवल समूह के अनुरूप ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे दोस्तों हम कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ समूह के अनुरूप ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। यही बताया गया दोस्तों टीचिंग स्टेप में। अगला पॉइंट है, सीखने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने के जो प्रयास है दोस्तों, उन लोगों को समय समय में मोटिवेट करके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। अगला पॉइंट, विषय अन्य विषयों के साथ समन्वित रूप से जुड़ा होना चाहिए। प्रत्येक विषय अन्य विषय के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा होना चाहिए। तो टीचिंग स्टेप आप लोगों को उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षण सोपान या शिक्षण वातावरण। आगे है, प्रसार शिक्षा एक दोहरी प्रणाली है, समझाइए। तो देखते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों इसे दो रूप में इसका इस शब्द को दो रूप में प्रयोग किया जाता है, एक विषय के रूप में प्रसार शिक्षा, एक प्रक्रिया के रूप में प्रसार शिक्षा। तो पहले देखते हैं एक विषय के रूप में प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत अनुसंधान कार्य के द्वारा विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी प्रौढ़ व युवकों को स्कूल से बाहर दी जाती है। इसमें क्षेत्रीय अनुभवों व प्रासंगिक सिद्धांतों का समावेश, व्यवहारिक विज्ञान का संश्लेषण, तकनीकी ज्ञान का मार्गदर्शन किया जाता है। लोगों की समस्याओं का समाधान दर्शन शास्त्र के मुख्य सिद्धांतों का विषय वस्तु की विधियों द्वारा होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो प्रसार शिक्षा होता है यह एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। इसके अंतर्गत जो अनुसंधान के कार्य द्वारा वस्तु की विस्तृत जानकारी दी जाती है वह बच्चों को स्कूल से बाहर दी जाती है, युवाओं को स्कूल से बाहर दी जाती है। इसमें क्षेत्रीय अनुभव प्रासंगिक सिद्धांत का समावेश होता है और विज्ञान का विश्लेषण होता है, तकनीकी ज्ञान का मार्गदर्शन किया जाता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दोस्तों दर्शन शास्त्र के मुख्य भाग सिद्धांतों व विषय वस्तु की विधियों के द्वारा होता है। इसको बोला दोस्तों जे पाल लीगन ने। तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो सकता है बोलने में, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एक प्रक्रिया के रूप में प्रसार शिक्षा, अभी मैंने आप लोग बताया एक विषय के रूप में प्रसार शिक्षा, अब एक प्रक्रिया के रूप में प्रसार शिक्षा।
प्रसार शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा एक प्रकार की प्रक्रिया शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और पद्धति में परिवर्तन लाना है। जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण और पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ काम किया जाए, जिसके साथ काम किया जाए। इसको बोला है डागलस इंसमिंजर ने। तो दोस्तों प्रसार शिक्षा को दो शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक विषय के रूप में प्रसार शिक्षा, एक प्रक्रिया के रूप में प्रसार शिक्षा। तो विषय के रूप में जो प्रसार शिक्षा उसे व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो होता है अनुसंधान कार्य, विषय वस्तु की जानकारी प्रौढ़ युवकों को स्कूल से बाहर दी जाती है। इसमें अनुभव दोस्तों दिया जाता है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए अनुभव दिया जाता है, उसको सिद्धांत दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान का संश्लेषण करवाया जाता है। तो यही सब दोस्तों एक विषय के रूप में प्रसार शिक्षा में, और एक प्रक्रिया के रूप में प्रसार शिक्षा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद है मनरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनरेगा, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दोस्तों जो मनरेगा होता है, इसको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दोस्तों 100 दिनों के लिए जो गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मतलब दोस्तों सबको रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था। मनरेगा एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां जैसे सड़क, नहरों, तालाबों, कुओं का निर्माण करे। आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। मनरेगा में दोस्तों 5 किलोमीटर से भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है, यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया तो, यदि दोस्तों मनरेगा के लिए आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम नहीं किया गया तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार भी है, एक कानूनी हकदार। दोस्तों मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना वाले जैसे श्रम गहन कार्यों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये मनरेगा है। मनरेगा को दोस्तों पूर्व में मनरेगा का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसे दोस्तों पहले नरेगा भी कहते थे। तो ये हो गया आप लोगों को मनरेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन स्कीम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभाव से जूझ रहे परिवारों तक नगद हस्तांतरण की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब दोस्तों कहने गए है कि 30 लाख मिलियन से अधिक बुजुर्ग, विधवा जो महिलाएं होती हैं, दिव्यांग होते हैं, उन लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रतिबद्ध है। मतलब यह उन लोगों के लिए एक योजना है जो उन्हें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग, मतलब समस्त सामाजिक सुरक्षा उनको देता है। आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2018 से 2019 के लिए एनएसपी योजना को 9,975 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो वर्ष 2014-15 में 7,241 करोड़ रुपए आवंटित बजट से 38% अधिक हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 2014-15 में 7,241 करोड़ रुपए और 2018-19 में 9,975 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि आवंटित बजट से 38% तक अधिक है।
वित्त वर्ष 17-18 के दौरान एनएसपी के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 8,696 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। 2014-15 तक के दौरान जारी की गई राशि के 23% से अधिक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना में क्या हुआ था? राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना में जो गरीब महिलाएं हैं, असहाय लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों को खाद्य सुरक्षा, सरकारी सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, जितने भी दोस्तों सरकारी संस्थाएं होती हैं, सरकारी काम है, वो सब इन लोगों को उसमें दिया जाता है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना में। इसमें दोस्तों जैसे कि आप मैंने बताया इतना इतना पैसा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।